Hello everyone, this is Swam Rai Chaudhary and welcome you all to Lex Luminate. Today we'll be discussing a very important topic of Specific Relief Act which is on the recovery of specific immovable property. तो आज के डिस्कशंस में हम रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करेंगे और लास्ट में मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूंगा जो आप सॉल्व करके हमें दिखाएंगे. So before starting, this is something about me. Myself, Swam Rai Chaudhary. I am an advocate at High Court of Odisha. I practice in various areas of law, some of which are mentioned here. I did my graduation in BBLLB honors from the Swan National Institute of Law, and I am pursuing my LLM from the PG Department of Law, Utkal University, Bani Bihar in Business Laws. I appeared in Odisha Judicial Service Mains Examination this year. So now coming into the topic, recovery of immovable property. So to introduce the subject, we must know that this is provided in part 2 of the Specific Relief Act. So ये question आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है. रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी किस पार्ट में दिया गया है? पार्ट 2 में दिया गया है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 5 एंड एंड्स एट सेक्शन 8. So recovery of possession of property under specific relief act is divided into two heads. दो तरह के रिकवरी हो सकते हैं, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 एंड रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8. नाउ what is recovery of specific immovable property? So as we saw that recovery of specific immovable property can be done as per section 5 and section 6. We will be covering both of these sections in this video. So now coming into section 5. So this is the bare act language of section 5. A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the code of civil procedure. So एक इंसान जो कि एंटाइटल्ड है पोजेशन की स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रिकवर कर सकता है पोजेशन को सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करके. तो जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक का मतलब है इट शुड बी असर्टेन्ड, इट शुड बी असर्टेन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमें टीपी एक्ट और जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया गया है. और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम जानते हैं, टीपी एक्ट जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टीपी एक्ट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, और थिंग्स अटैच्ड टू or permanently fastened or anything attached to the earth. So that is the definition of immovable property. इसको हम टीपी एक्ट और जनरल क्लॉजेस एक्ट को एक साथ पढ़ेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमें मिलेगा. तो सेक्शन 5 ये बता रहा है कि एक इंसान जो कि एंटाइटल्ड है पोजीशन को. सो द एसेंस ऑफ सेक्शन 5 इज टाइटल. सो एक इंसान का टाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए. सो सेक्शन 5 को फाइल करने के लिए जो पोजेशन है उसको टाइटल होना चाहिए, जो लैंडलॉर्ड है उसका टाइटल होना चाहिए. So the basis of section 5 is title. So in such a suit, the plaintiff would be able to eject the defendant if he can prove that he had a good title to such property. And in other words, this would be a there would be a suit for ejectment of the defendant on the basis of the plaintiff's title. तो ejectment suit फाइल करेंगे, फिर ही उसको इजेक्ट किया जाएगा, जो टेनेंट है उसको इजेक्ट किया जाएगा. और उसका प्रोसीजर क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया गया है. तो इजेक्टमेंट अगर डिक्री आ जाता है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन किया जाएगा ऑर्डर 21 सीपीसी के हिसाब से. तो यही बोल रहा है सेक्शन 5. सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल इज 12 ईयर्स. और ये जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो हमें कहाँ दिया होता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में. सो आर्टिकल 65 जो कि शेड्यूल में दिया गया है लिमिटेशन एक्ट के, वो प्रोवाइड करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 12 ईयर्स. तो कब से ये 12 ईयर्स काउंट होगा, द टाइम बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट the possession of the defendant becomes adverse to death of the plaintiff. Now moving on to the next slide. Next is suit by person dispossessed of immovable property. तो हमने पहले देखा सेक्शन 5 में जहां पर जो प्लेंटिफ है उसका अगर टाइटल है प्रॉपर्टी में तो वो
टेनेंट या फिर किसी दूसरे लोगों को निकालने के लिए वो सेक्शन 5 का इस्तेमाल कर सकता है। अब सेक्शन 6 देखेंगे, जहां पे अगर टेनेंट को फोर्सफुली डिस्पोजेस किया जाता है तो उसके पास क्या रेमेडी लाई करता है। तो वो सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सो दिस इज द बेयर एक्ट लैंग्वेज। यू कैन फॉलो और बेयर एक्ट and also mark the important things which I am teaching. So if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession of, or any person claiming through him, may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit. तो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? अगर किसी इंसान को, इफ एनी पर्सन को डिस्पोजेस किया जा रहा है विदाउट हिज कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना उसको फोर्सफुली डिस्पोजेस किया जा रहा है, अगर किसी टेनेंट को उसके लैंडलॉर्ड ने फोर्सफुली डिस्पोजेस करने की कोशिश की है अदरवाइज डैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो वो क्या कर सकता है? वो सेक्शन 6 में एक सूट फाइल कर सकता है। एंड दिस सेक्शन हैज अंडरगॉन सम चेंजेस इन द 2018 अमेंडमेंट टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो 2018 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। वहां पे ये जो मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है उसे ऐड कर दिया गया है। तो हु कैन रिकवर, कौन रिकवर कर सकता है? वो खुद रिकवर कर सकता है या फिर कोई अदर पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, जो उसके थ्रू में कोई रह रहा है, जो टेनेंट के थ्रू में कोई दूसरा सब टेनेंट रह रहा है, तो वो भी फाइल कर सकता है सेक्शन 6 में एक सूट अंडर सेक्शन 6। So no suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months. तो सेक्शन 5 में हमने देखा कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन था 12 इयर्स। तो जब हमें लिमिटेशन पीरियड के बारे में पूछता है तो हम लिमिटेशन एक्ट को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर कोई स्टैट्यूट स्पेसिफिकली प्रेफर करता है कि कोई लिमिटेशन पीरियड अप्लाई हो, तो वहां पे हम उस स्टैट्यूट के लिमिटेशन पीरियड को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, 6 मंथ्स का जो लिमिटेशन पीरियड है ये एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है। तो 6 months is the limitation period for filing a suit under section 6, and it should be from the date of disposition only, and no suit shall lie against the government। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी सेक्शन 6 में कोई सूट लाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको डिस्पोजेस कर सकता है विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ भी गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। देन सबसेक्शन 3, नो अपील लाइज from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। तो अपील और रिव्यू लाए नहीं करते हैं डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट में सेक्शन 6 के, पर यहाँ पे क्या हो सकता है, रिविजन लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। So nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। तो सेक्शन 6 में अगर कोई रिजेक्शन कर देता है कोई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन, देन he can also file a suit on the basis of his title, and he can also establish his title and recover the possession thereof। तो सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 is that even the owner will have to take the recourse to law if he wants to get his property vacated from the trespasser who is now in settled possession। जो ओनर है उसको भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके ही जो ट्रेसपासर या फिर टेनेंट है उसको निकालना होता है। द ओनर कैन नॉट इलीगली डिस्पोजेस सच ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजेशन। इफ ही डज डिस्पोजेस, प्लेंटिफ कैन रिकवर द पोजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेटल्ड पोजेशन एंड डिस्पोजेशन। तो जो प्लेंटिफ है या फिर जो ट्रेसपासर है वो प्लेंटिफ बन के सेक्शन 6 में केस फाइल कर सकता है। फिर उसके बाद वो दिखाएगा कोर्ट को कि वो सेटल्ड पोजीशन में था, फिर उसके बाद विदाउट हिज कंसेंट डिस्पोजेस्ट किए कर दिया गया, फिर उसके फेवर में डिक्री आ जाएगा। इन सच अ सूट अंडर सेक्शन 6 द डिफेंडेंट कैन नॉट रेज इशू ऑफ हिज टाइटल। इफ ही डज सो इट विल नॉट बी अलाउड इन हियरिंग बाय द कोर्ट। तो अगर कोई डिफेंडेंट बोल रहा है कि मेरा टाइटल है तो मैं इसको निकाल सकता हूं, तो वो कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होगा। So the essence of section 6 as we saw is previous possession, while that of section 5 is title. Section 6 will apply only if the plaintiff was dispossessed from the immovable property forcefully without his consent. It will not apply if the plaintiff had willingly and voluntarily parted with the possession of the property,
और इफ ही वाज इन डिस्पोजेस्ड एज पर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, अगर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करके उसको निकाला गया है तो सेक्शन 6 में केस लाई नहीं करता है। या फिर अगर सेक्शन 6 के हिसाब से प्लेंटिफ को विलिंगली और वॉलंटरली, प्लेंटिफ ने अगर विलिंगली और वॉलंटरली पोजेशन को डिफेंडेंट को दे दिया है तो भी सेक्शन 6 का पिटिशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो लिमिटेशन पीरियड एज वी सॉ इज 6 months. Revision lies against the order or decree passed under section 6. No review or appeal is maintainable against a order or decree under section 6. So here is a question which may be asked in prelims, and many such questions can be framed also. You need to practice more and more. The question goes like this: a tenant handed over the possession of his premises to the landlord for the marriage of the landlord. However, even after the marriage was over, the landlord failed to hand back the possession of the property to the tenant. Tenant files a suit against the landlord under section 6 of Specific Relief Act. Will he succeed? The answer will be no, he will not succeed, because the tenant himself has handed over the possession of the premises to the landlord with his free consent, and he has done so voluntarily. So section 6 will not be applicable to such a case. Now some case laws. तो ये जो लेक्चर है आपका, ये आपको प्रीलिम्स के लिए तो हेल्प करेगा ही, ये आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। तो मेंस में जब भी लिखेंगे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सीपीसी में एक वीडियो था जो कि 2002 अमेंडमेंट के बारे में मैंने बताया है, वहां पे मैंने बताया था कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी, फिर कुछ केस लॉज लिखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। तो इसी फॉर्मेट में जाएंगे। तो जब भी कोई आंसर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है, हाउ टू रिकवर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 5 के बारे में, सेक्शन 6 के बारे में तो आप लिखेंगे ही, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे वहां पे। फिर उसके बाद आप केस लॉस कुछ लिख के आइए, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में केस लॉस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं जुडिशरी में। तो फर्स्ट केस लॉ इज के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट वाज हेल्ड दैट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट, the tenant continues to stay in juridical possession over the immovable property, and he cannot be dispossessed unless the owner gets a decree of eviction against him. In Sri Madon Singh versus Sri Talyab Hussain, it was held that in a suit under Section 6, the plaintiff must have previous possession and subsequent dispossession without his consent and without due process of law. All other averments would be irrelevant in such suits. The court would confine itself to the claim for recovery of possession only. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बताया, प्रीवियस पोजेशन और सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन को विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को प्लेंटिव को एवर करना है उसके प्लेम्पटन में, एंड ऑल अदर एवर्मेंट्स वुड बी इररिलेवेंट इन सच सूट्स. द कोर्ट वुड बी कन्फाइंड टू द क्लेम ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ओनली. कोर्ट यहाँ पे रिकवरी ऑफ पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट को ही बस कन्फाइन करेगा अपने जजमेंट में. So here are some previous year questions which have been asked in the judicial services examinations of various states. You can screenshot it or you can pause the video and note the questions also. So this was all about the video of recovery of possession of immovable property. We'll be covering everything on YouTube, and our numbers are provided in the description box. If you want to reach out to us, then please join us. And we have also made a community. We will add you to that also. Thank you everyone. Have a nice day.